नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लीबिया में हुई सीज फायर डील के बारे में। लीबिया में पिछले 9 सालों से एक गृह युद्ध जारी है। 2 अलग अलग फेजेस में ये गृह युद्ध चला है। अब जाकर फाइनली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया गया है। तो लीबिया की कहानी क्या है, क्यों वहाँ पर इतने सालों से गृह युद्ध चल रहा है, कौन से मेजर फैक्शंस हैं और क्या ये वाली डील आगे चलेगी या नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों में यूनाइटेड नेशंस ने 3 बार लीबिया में एक सीज फायर करवाया है, लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ये परमानेंट सीज फायर डील है। और पहले जो हमने सीज फायर एग्रीमेंट करवाए थे वो परमानेंट नहीं थे, उन्हें तोड़ दिया गया जो लड़ाई कर रहे हैं उन फैक्शंस के द्वारा। लेकिन इस बार जो एग्रीमेंट हुआ है वो परमानेंट कहा जा रहा है। 23 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के लिबिया मिशन ने ये घोषणा करी कि फाइनली हमने एक परमानेंट सीज फायर साइन करवा दिया है और पिछले 9 सालों से जारी इस गृह युद्ध में अब शांति की पूरी उम्मीद है। तो जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेफनी विलियम्स, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बस एक बात याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया में कई जगह शांति स्थापित करने के लिए स्पेशल ऑफिसेस चलाता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स तैनात कर रखे हैं। तो इसी तरह से लिबिया के लिए भी इन्होंने एक स्पेशल ऑफिस बनाया हुआ है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो स्टेफनी विलियम्स वो रिप्रेजेंटेटिव हैं या वो डिप्लोमैट हैं जो इस शांति समझौते को करवाने में लगी हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप में लिबिया के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। तो उत्तरी अफ्रीका का देश है लिबिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका है ये। इसका बहुत बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में आता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो एरिया है लिबिया का वो सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है, लेकिन एक काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन सी पर, जो मोस्टली जो बड़े सिटीज़ हैं इनके इसी मेडिटेरेनियन कोस्ट पे स्थित हैं। त्रिपोली यहाँ का कैपिटल है और जो 2 फैक्शंस अभी लड़ रहे हैं उनमें से एक की सरकार यहीं से चलती है। दूसरे बड़े सिटीज़ हैं मिसराता, सिरते और बेंगाजी। बेंगाजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और बेंगाजी ऐतिहासिक तौर पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी रहा है लिबिया का। तो ये आप बेसिक जानकारी ध्यान रखिएगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ में ही बड़े बड़े शहर हैं। आबादी भी ज़्यादातर इसी एरिया में रहती है, कोस्टल रीजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये इंटीरियर या साउथ वाला एरिया है ये बिल्कुल डीपॉपुलेटेड है, ऐसा नहीं है। आबादी है यहाँ पर, लेकिन हाँ, हिस्टोरिकली लिबिया में जो सदर्न एरियाज़ हैं वो इतने डेवलप नहीं रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा गृह युद्ध की मार झेली है वो इन्हीं एरियाज़ ने झेली है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट और कम हो गया है पहले के मुकाबले। अगर हम लिबिया के पड़ोसी देखें तो इसके ईस्ट में है इजिप्ट और यहाँ पर वेस्ट में है अल्जीरिया और टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर है ट्यूनीशिया। अगर आप एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखें तो इन सभी देशों में 2011 में अरब स्प्रिंग में सरकारें बदली थी, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो ट्यूनीशिया हो। इनफैक्ट अरब स्प्रिंग की शुरुआत ही ट्यूनीशिया से हुई थी। तो तब लिबिया भी इसकी चपेट में आया था और लिबिया में भी अरब स्प्रिंग के समय सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए और फिर ये सरकार यहाँ की गिर गई थी। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर नवरात्र के उपलक्ष्य में 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आपने स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे वेरियस कोर्सेज को अवेल करने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर सभी कोर्सेज पर आपको कोड यूज़ करना है नवरात्रि 5, जिससे आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए ये ऑफर केवल कल यानी 26 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। अब अगर बात चली है लिबिया की, तो मुअम्मर गद्दाफी का नाम लिए बिना लिबिया की बात करना अधूरा सा ही होगा। मुअम्मर गद्दाफी ने लिबिया पर 42 ईयर्स तक शासन किया। ये एक तानाशाह था, डिक्टेटर था। ही वॉज ओरिजिनली एन आर्मी ऑफिसर। ये कर्नल थे वहाँ की आर्मी में, लिबिया की आर्मी में 1969 में, जब इन्होंने कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर तत्कालीन लिबिया के राजा के खिलाफ मिलिट्री कू किया, यानी तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। और 1969 से लेकर 2011 तक ये व्यक्ति लिबिया को एक छत्र अपने हाथों से रूल कर रहा था। ये कंप्लीट ऑटोक्रेसी थी मुअम्मर गद्दाफी की, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तो 42 ईयर्स तक एक व्यक्ति ने लिबिया पर शासन किया। एक समय था जब डेवलपमेंट काफ़ी था, ऑयल का पैसा था, उस समय मुअम्मर गद्दाफी से लोग इतने नाराज़ नहीं थे। बट जैसा कि होता है समय के साथ साथ डेवलपमेंट की कुछ एरियाज़ में कमी लगी, लोगों को लगा कि सारा पैसा एक ही जगह जा रहा है, कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो मुअम्मर गद्दाफी के रूल से भी लोग नाराज़ हुए और 2011 के अरब स्प्रिंग में ये गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। लेकिन ट्यूनीशिया और इजिप्ट की तरह यहाँ पर यह क्रांति शांति प्रिय तरीके से नहीं हुई। यहाँ पर अरब स्प्रिंग हो गई वायलेंट और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया, क्योंकि उस वक्त देश के कई कोनों से अलग अलग मिलिशियाज पनपने लगे और ये मिलिशियाज आपस में लड़ने लगे और उस समय जो लड़ाई छिड़ी उसमें अल्टीमेटली मुअम्मर गद्दाफी को ही मार दिया गया। तो अक्टूबर 2011 में
मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लिबिया में किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनी। जैसे ट्यूनीशिया और इजिप्ट में क्या हुआ कि कोई ना कोई नया नेता आया, नया चुनाव हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। लिबिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिबिया में एक सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ जाता है 2011 से 2014 तक, जिसमें देश भर के अलग अलग फैक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं और देश की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो गद्दाफी की डेथ के बाद लिबिया में एक पावर वैक्यूम आ गया और यहाँ पर अलग अलग फैक्शंस आपस में लड़ने लगे और लिबिया एक वॉर जोन में टर्न हो गया 2011 में। और ये सिलसिला कुछ हद तक 2020 में भी जारी है। इसमें एक्चुअली 2 फेज़ हैं लिबिया के सिविल वॉर के। पहला फेज़ 2011 से 2014 तक माना जाता है। उस वक्त बहुत सारे फैक्शंस थे, छोटे बड़े सब आपस में लड़ रहे थे। फिर 2015 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर शांति समझौता कराया और बड़े बड़े फैक्शंस बच गए, केवल दो मेजर फैक्शंस हैं। बाकी इस्लामिक स्टेट जैसे कुछ छोटे छोटे फैक्शंस हैं जिनके पास कुछ टेरिटरी है, वो 2015 के बाद ही पावरफुल हुए हैं। बट मेनली 2015 के बाद से 2 सरकारें हैं जिनमें से एक यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्य है और दूसरे को सिर्फ कुछ देश सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चल रही है। तो 2011 से 2014 ये फर्स्ट फेज था सिविल वॉर का, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्शंस थे। और इस सेकंड फेज में केवल 2 बड़े फैक्शंस हैं जिनमें लड़ाई चल रही है पिछले 5 सालों से। लेकिन ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर कई फॉरेन फाइटर्स भी आ चुके हैं, स्पेशली फ्रॉम प्लेसेस लाइक सीरिया। और याद रखिए, लिबिया एक ऑयल रिच कंट्री है। दुनिया में जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें लिबिया का नंबर 9वें स्थान पर आता है। मतलब कि दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं ऑयल रिजर्व्स के, उनमें से लिबिया एक है। और 2019 में भी इतनी लड़ाई झगड़ा सिविल वॉर होने के बावजूद यहाँ पर डेली 1.2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का प्रोडक्शन जारी था। तो इस वक्त जो मेजर फैक्शंस हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा देखो रीजन ऑयल ही है। जो देश का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको कंट्रोल करेगा, पूरी इकोनॉमी उसके हाथ में है। और दूसरा या फिर सेकेंडरी फैक्टर्स हैं गवर्नेंस, नेशनल फाइनेंसेस, कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है इस पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो 2020 की मैं आपको सिचुएशन ब्रीफली बता देता हूं। ये जनवरी 2020 का मैप है। तो अभी 2 बड़े फैक्शंस हैं। एक का नाम है LNA, लिबियन नेशनल आर्मी, जिसको कंट्रोल करते हैं जनरल हफ्तार। तो इसको कई बार हफ्तार फैक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जो वास्ट टेरिटरी है सिटीज के बाहर की, यहाँ पर हफ्तार फैक्शन का कब्जा है। लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, ट्रिपोली के आसपास, कैपिटल के आसपास के रीजन्स हैं, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त GNA फैक्शन के कंट्रोल में एरिया है। GNA का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड। तो याद रखिए, त्रिपोली GNA के अधीन है और बेंगाजी से रूल करता है LNA या फिर हफ्तार ग्रुप। और उसके अलावा कुछ छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के कब्जे में भी हैं, कुछ गांव, कुछ शहर। और यहाँ पर जो दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पर अभी भी इन दोनों फैक्शंस का कोई मेजर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर अभी भी जो ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने मिलिशियाज हैं, टुआरेग्स हैं, उनका कंट्रोल चल रहा है। तो ये जो 2 मेजर फैक्शंस हैं, इनमें से पहला है GNA, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड। 2015 में जब सिविल वॉर का पहला फेज खत्म हो गया था, यानी कि जितने भी छोटे बड़े मिलिशियाज थे वो आपस में लड़े और उसके बाद कुछ बड़े ग्रुप सामने आए। उस समय यूनाइटेड नेशंस ने एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन करवाया उनके बीच में और एक गवर्नमेंट उठ खड़ी हुई जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड। तो ये GNA ट्रिपोली से, जो कि ओरिजिनल कैपिटल है देश का, वहाँ से रूल करती है। इसके करंट लीडर हैं फैज़ अल सराज, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस GNA। और ये वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन से, दूसरा कटार, तीसरा किसी हद तक इटली से, और चौथा 2019 और 20 में टर्की से इन्हें सपोर्ट मिलने लग गया है। जो 2019 में त्रिपोली पर हमला हुआ था, दूसरे फैक्शन ने त्रिपोली को कब्जा करने की कोशिश करी थी, उस लड़ाई में टर्की के इंटरवेंशन के कारण GNA को बहुत फ़ायदा मिला था। दे कुड सेव ट्रिपोली, वरना ट्रिपोली इनके हाथ से जा सकता था। तो अब ये जो GNA है, इसके बनने के बाद चुनाव हुए, लेकिन उस चुनाव में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। कई लोग उससे सहमत नहीं थे, उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना ली और वो कहाँ चले गए? ईस्टर्न लिबिया के शहर तोब्रुक में। तोब्रुक इजिप्ट के बॉर्डर के पास में स्थित एक शहर है। अब याद रखिए, ईस्टर्न लिबिया का सबसे बड़ा शहर बेंगाजी है और ये बेंगाजी शहर भी इसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाले फैक्शन के पास है, लेकिन इनका ऑफिशियल हेडक्वार्टर तोब्रुक है। तो कुछ चुने हुए नुमाइंदे सरकार के, जो उन इलेक्शन से खुश नहीं थे, GNA के पार्ट नहीं बनना चाहते थे, वो अलग होकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से अपने आप को कहते हैं और तोब्रुक में जाकर वो बैठ गए। तोब्रुक में उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, अपनी आर्मी बनाई जिसका नाम है लिबियन नेशनल आर्मी। और इस LNA को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बुलाया खलीफा हफ्तार को। खलीफा हफ्तार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनफैक्ट इनकी जो लाइफ स्टोरी है
वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर अपने आप में एक अलग वीडियो बन सकता है। तो सरकार चलाते हैं ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन एक्चुअल पावर सारा खलीफा हफ्तार के पास है। ही इज़ एन एक्स मिलिट्री पर्सन। पहले ये मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ हुआ करते थे किसी ज़माने में, बाद में उनसे अलग हो गए और अब ये सिविल वॉर छिड़ने के बाद फिर से लिबिया आए हैं और सरकार को एक तरह से चला रहे हैं। तो ऑफिशियली सरकार है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, ईस्ट में ज़्यादा एरिया इन्हीं के पास है, लेकिन सारा पावर है खलीफा हफ्तार के पास में। अब खलीफा हफ्तार जो है, इनको कई लोग कहते हैं कि ये नेक्स्ट मुअम्मर गद्दाफ़ी बनना चाहते हैं। अगर ये जीत गए तो सारा पावर कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे अपने हाथों में। ये किसी भी चुनाव को या फिर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर नहीं देने वाले हैं। एलएनए को सपोर्ट हासिल है मेनली दो कंट्रीज़ का। पहला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने एलएनए के सपोर्ट के लिए बहुत सारे ड्रोन्स भेजे हैं। इनफैक्ट लिबिया में आज भी डेली ड्रोन्स के द्वारा हमला होता है और वो ड्रोन्स यूएई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। सेकंड इन्हें सपोर्ट हासिल है इजिप्ट का। इजिप्ट इन्हें सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि खलीफा हफ्तार इज़ वेरी मच अगेंस्ट इस्लामिस्ट। तो एक तो खलीफा हफ्तार की एलएनए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही है, और दूसरा जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसके कारण इजिप्ट में भी कई सारी रेवोल्यूशन में इनका हिस्सा रहा था। तो इजिप्ट की जो सरकार है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ है, और यहाँ पर खलीफा हफ्तार भी मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ है। तो ये जो दूसरे कंट्रीज़ है जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इनका ये कहना है कि खलीफा हफ्तार एकमात्र ऐसा यूनिफाइंग फोर्स है लिबिया में हु इज़ अगेंस्ट इस्लामिस्ट गवर्नमेंट। इन लोगों का ये आरोप है, इन देशों का ये आरोप है या फिर कहना है कि ये जो जीएनए है, इसमें कई इस्लामिस्ट लोग हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं यूएई और इजिप्ट के देश। और इन्हें दूसरे देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, रशिया, फ्रांस और जॉर्डन भी सपोर्ट करते हैं। रशिया से इन्हें कई सारे हथियार खरीदने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ रशिया ने कुछ मर्सनरीज को भी यहाँ पर लड़ाई के लिए भेजा है। सितंबर 2020 में लिबिया की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। जो भी आपको ग्रीन में एरिया नज़र आ रहा है, लाइट ग्रीन में, ये वाला त्रिपोली वाली गवर्नमेंट के अंडर में था, यानी जीएनए गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस वाली गवर्नमेंट। और जो आपको रेड में एरिया नज़र आ रहा है, जो आप भी देख पा रहे होंगे मैप में कि एरिया वाइज ज़्यादा है, ये है हफ्तार गवर्नमेंट या एलएनए के अधीन, और इसमें आबादी भी ज़्यादा है। लेकिन जो दक्षिण वाला एरिया है, ये अभी भी मिलिट्री के कंट्रोल में नहीं है। दोनों में से किसी फैक्शन की मिलिट्री के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर लोकल ट्राइब्समैन, जो लोकल कबीले हैं, उन्हीं का अपना राज है। उनमें भी मल्टीपल फैक्शंस हैं। तो यहाँ पर ये सहारा वाला एरिया है, जो डीप सहारा रेगिस्तान वाला एरिया है, उसमें इन दोनों में से किसी गवर्नमेंट्स का कंट्रोल नहीं है। तो लिबिया इस वक्त काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ है, कई ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी लिबिया नहीं है। 2015 से एलएनए और जीएनए ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनके बीच में यूनाइटेड नेशंस सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। तो एक जॉइंट मिलिट्री कमीशन बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको कहा जाता है 5+5 लिबियन जॉइंट मिलिट्री कमीशन। 5+5 क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि दोनों ही साइड के 5-5 मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री जनरल्स इस शांति समझौते प्रोसेस का हिस्सा हैं। दोनों की तरफ से 5 जनरल आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो 2015 से कई बार यूनाइटेड नेशंस इनके बीच में शांति समझौता ऑलमोस्ट करवा चुका है। वो डील लास्ट मोमेंट पर आकर फेल हो जाती है, और कई बार तो डील हो भी जाती है उसके बाद, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर पालन नहीं होता है। जैसे कि पिछले 6 महीने में ये तीसरा सीज फायर एग्रीमेंट है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा साइन करवाया गया है, लेकिन पिछले 2 बार उसको किसी भी पार्टी ने फॉलो नहीं किया। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस शांति समझौते को तोड़ देते हैं, दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। और ये पूरा जो लिबिया का क्राइसिस है, सिविल वॉर है, ये और कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने 2015 के बाद से अपने पांव पसारने यहाँ पर शुरू कर दिए, और कई फॉरेन फाइटर्स यहाँ पर आए हैं, स्पेशली फ्रॉम सीरिया। जैसे जैसे सीरिया का गृह युद्ध कम होता जा रहा है, उसका स्केल खत्म हो रहा है, स्केल कम हो रहा है, वैसे वैसे सीरिया से फाइटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस फाइट को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। 2020 में टर्की ने भी अपने कुछ सैनिकों को या फिर कुछ मिलिशियाज को यहाँ पर भेजा। तो लड़ाई तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस सिविल वॉर की ह्यूमन कॉस्ट क्या है? लिबिया की आबादी 2011 में केवल 62 लाख थी। ये कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश नहीं है, केवल 62 लाख यहाँ की पॉपुलेशन थी। लेकिन आप देखिए, इस गृह युद्ध के कारण 3 लाख लोग पिछले 9 सालों में अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं। अब या तो वो रेफ्यूजी हैं किसी दूसरे देश में, या फिर वहाँ असाइलम मांग रहे हैं। और ये 3 लाख का नंबर आप इसको डिवाइड करके देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 5% है ये आबादी का। आप इमेजिन करो किसी देश में 5% आबादी डिस्प्लेस हो चुकी हो, और 10,000 लोग मिसिंग हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो मरे हैं, जिंदा हैं, कुछ नहीं पता। और कितने लोग इस युद्ध में मारे गए हैं ये हमें आज दिन तक आंकड़ा नहीं मालूम। केवल साल 2011 में जो सिविल वॉर का फर्स्ट ईयर था, उस समय जो रफ एस्टिमेट्स थे वो ये थे कि 2,500 से 25,000 के बीच में लोग मारे गए हैं लिबिया के सिविल वॉर में। और एक एस्टिमेट है यूएन एजेंसी का, अप्रैल 2019 से
अभी तक का, यानी कि 1.5 साल मान लो, उसमें इन्होंने 2600 लोगों का मारा जाना बताया है जस्ट इन द पास्ट 1.5 ईयर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 9 सालों में कितने लोग मारे गए होंगे। इसके बारे में कोई एग्जैक्ट आंकड़े कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो अब ये जो 2020 अक्टूबर में शांति समझौता हुआ है, इसमें डील क्या हुई है इनकी, दोनों पार्टीज ने ये एग्री किया है कि जो भी विदेशी लड़ाके हैं, चाहे वो सीरिया से आए हों, टर्की से आए हों, कहीं से भी आए हों दुनिया में, इन सभी को लिबिया की धरती को छोड़कर 3 महीने में जाना होगा। चाहे वो एलएनए के साथ फाइट कर रहे हो, चाहे वो जीएनए के सपोर्ट में फाइट कर रहे हो, सारे फॉरेन मर्सिनरीज और फाइटर्स को लिबिया 90 दिन के अंदर अंदर छोड़ना होगा। सेकंड, दोनों गुट अपनी आर्मी को यूनिफाई करेंगे, एक जॉइंट यूनिफाइड आर्मी कमांड होगी, जॉइंट आर्म फोर्सेज होगी, ताकि वो आपस में लड़ने लग जाएं। तीसरा, जितने भी शहर हैं उनके आने जाने के हाईवेज को ब्लॉक किया हुआ था इतने समय तक, दोनों गुट आपस में एक से दूसरे शहर को जाने नहीं देते थे, जो भी मेजर हाईवेज हैं उनको ब्लॉक करके रखते थे। ये अब नहीं चलेगा, सारे मेजर हाईवेज ओपन कर दिए जाएंगे, एयर रूट्स भी ओपन होंगे। अभी तक दोनों जो गुट हैं वो अपने अपने एयर जोन्स को बंद रखते थे सामने वाली पार्टी के लिए, तो ये एयर रूट और लैंड रूट सारे खोले जाएंगे। लिबिया में अब कहीं भी कोई भी आ जा सकता है। और फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन के लिए दोनों ने आपस में ये तय किया है कि हमारे जो पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ को गार्ड करने के लिए जो स्पेशल मिलिशिया यूनिट्स हैं या फिर आर्मी यूनिट्स हैं, वो अब एक जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव के अधीन काम करेंगी। तो एक यूनिफाइड कमांड होगा, उसी के अधीन सारे ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के सिक्योरिटी का काम देखा जाएगा, ताकि सबसे पहले हम यही सुनिश्चित कर सकें कि ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन अनावरत जारी रहे, क्योंकि लिबिया की पूरी इकोनॉमी इस पर निर्भर करती है। लेकिन मैंने आपको बताया पहले भी कि पिछले 6 महीने में ही ये तीसरा एग्रीमेंट है। तो अब ये एग्रीमेंट को दोनों पार्टीज मानेंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन यूएन इस बार काफ़ी होपफुल है कि ये एक फाइनल एग्रीमेंट है। इस तरह के शब्द इन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए थे कि ये परमानेंट सीज फायर है या परमानेंट डील है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ये सीज फायर परमानेंट हो, क्योंकि 2020 में लिबिया की आम जनता ने दोनों ही सरकारों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था कि एक तो कोविड-19 चल रहा है, ऊपर से हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो सिविक इश्यूज़ को लेकर कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अब दोनों फैक्शंस भी यही चाहते हैं कि यूनिफाइड जॉइंट कमांड रहे और सरकार हम चला सकें। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।